नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है केमिकल स्पीशीज, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है केमिकल स्पीशीज, ठीक है। और इसमें हमारे पास आ जाते हैं आयंस, जिसमें एनाइन, कैटाइन, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब जरा सबसे पहले तो भाई ये समझ लो कि आयन किस चीज को कहा जाता है, सही है। सबसे पहले तो जरा इस चीज को समझो, आ जाओ। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि एक एटम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे क्लोरीन। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसने स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों ने बॉन्ड बना दिया। अच्छी गुजर रही है जिंदगी, HCl बन गई है, ठीक है। लेकिन कुछ झगड़ों फसाद की वजह से इनको होना पड़ गया अलग। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की पावर थी 3.0 और हाइड्रोजन की थी 2.1। हाइड्रोजन वीक था, तो क्लोरीन ने बोला भाई अगर तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन भी मैं रखूंगा और तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मैं ही रखूंगा। तो इसकी वजह से यहां पर हुआ क्या कि एक बन गया क्लोरीन नेगेटिव और एक बन गया H पॉजिटिव, सही है। तो ये जो चीज बनी यहां पर बेटा, इनको कहा जाता है चार्जेस, इनको कहते हैं चार्जेस। ये बन गया यहां पे चार्ज। अब चार्ज होते हैं दो तरीके के, एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को नाम दिया जाता है एनाइन। अब इसको एनाइन क्यों कहते हैं ये आगे चल के मैं आपको चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसको पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है कैटाइन। इसको कैटाइन क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद कर लो, एनाइन नेगेटिव चार्ज है और कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, तो ये बने कैसे? ये बने बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं आपसे कहूं पॉजिटिव चार्ज कैसे बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ना, छिन गया, चला गया, तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ है, तो उस पर 1 नेगेटिव, 2 गेन करे हुए तो 2 नेगेटिव, 3 गेन करे हुए तो 3 नेगेटिव। जैसे कि अगर यहां पे बात करी जाए MgCl2, ये कंपाउंड है MgCl2, ठीक है। हुआ क्या, क्लोरीन ने बोला भाई मैं अलग हो रहा हूं आपसे मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की पावर कम थी, क्लोरीन की पावर ज्यादा थी, तो क्या हुआ, यहां पर 2 क्लोरीन अलग हो गए, -1 लेके। 2 क्लोरीन थे ना, दोनों पे एक एक चार्ज नेगेटिव आ गया, और Mg अकेला ही था, तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन छिन गए, इसके ऊपर आ गया +2, ठीक है। ये बन गया कैटाइन, ये बन गया कैटाइन, और ये बन गया एनाइन, ठीक है ना। अब जरा बुक में देखते हैं, आ जाओ। आइंस, एनाइंस, कैटाइंस। आइन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आइन कहा जाता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जिसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। टाइप्स कितनी है? 2 है, कैटाइन एनाइन। द कैटाइन आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। कैटाइन कब बनता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लूज कर दिया, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि ये सोडियम न्यूट्रल है, अभी इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो उसके ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनाइन, ठीक है। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्लोरीन था, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, गेन कर लिया तो उसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और अब क्या बन गया? ये बन गया एनाइन, ठीक है, ये बन गया एनाइन। तो मसला इस बात में। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन की बात अगर हम करें, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स,
द स्पीशीज फॉर्म्ड कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है तो बेटा उसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर आयन। सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की एग्जाम्पल के तौर से, कि भाई ये एग्जाम्पल है, ये था वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल था। अब क्या हुआ, वाटर ने इस एक H को यहां से निकाल दिया बाहर और इसका इलेक्ट्रॉन भी रख लिया, ऑक्सीजन अपना तो रखा ही और इसका भी रख लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH नेगेटिव और क्या बनेगा H पॉजिटिव। अब अगर तुम गौर करो तो यहां पर इस पूरे OH पे नेगेटिव आया हुआ है, ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल पर चार्ज आ गया है, ठीक है, ये चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर आ गया। तो देखो molecular ion also possess positive or negative charges like anyone. If it has negative charge, known as anionic molecular ion. If they have positive charge, known as cationic molecular ion. अगर positive charge है तो cationic ion है, cationic molecular ion है। अगर negative charge है तो anionic molecular ion है, ठीक है। जैसे कि CH4 के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, SO4 के ऊपर नेगेटिव दिख रहा है, ये कैटाइनिक है, ये एनाइनिक है, ठीक है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कहा जाता है किसी भी ऐसे स्पीशी को, ऐसे एलिमेंट या एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। चलो मिसाल के तौर पे भाई क्लोरीन दोबारा से आ गया हमारे पास। अब क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है सामने की तरफ दूसरे क्लोरीन के साथ। पहले किसके साथ बनाया था, H के साथ। H कमजोर था बेचारा, H क्या था, H कमजोर था बेचारा, देखो 2.1 इसकी 3.0। लेकिन अब जो इसने चार्ज बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है इसके साथ अपने बराबरी वाले के साथ। इसकी भी पावर है 3.0 और इसकी भी पावर है 3.0। अब अगर ये दोनों अलग होने की सोचेंगे ना तो ये बॉन्ड बीच से टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहां पे बन जाएगा क्लोरीन रेडिकल, दो क्लोरीन रेडिकल। यानी कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा हुआ है जिससे वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है। और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फौरन से रिएक्ट करते हैं सामने वाले से, क्योंकि इनको यहां पे मजा लगा हुआ था स्टेबल रहने का। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, तो इस वजह से क्या हो गए, रिएक्टिव हो गए, ठीक है। देखो फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसने पेयर नहीं बनाया हुआ, फ्री है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एटम। जैसे कि H के ऊपर डॉट, Cl के ऊपर डॉट, CH3 के ऊपर डॉट, H के ऊपर डॉट आ गया, Cl के ऊपर डॉट आ गया, ठीक है, CH3 के ऊपर डॉट आ गया। ये सारे क्या है, रेडिकल है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बेटा। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। अब देखो बहुत काम की बात करी है ये इन्होंने, पूरे पेज पे ना बस ये एक ही जुमला है जो बहुत काम का है। देखो भाई बॉन्ड टूट रहा है, अभी मैंने आपको दो बॉन्ड तोड़ के दिखाए यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड टूट रहा है। मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, ये टूट रहा है, और एक बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान, ये भी टूट रहा है। ये बॉन्ड टूट रहा है जिसमें बराबरी नहीं है, ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन का भी क्लोरीन ले गया। बेटा इसको नाम दिया जाता है हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, लाइटिक का मतलब होता है टूटना। जब दोनों चीजें टूटी तो वो डिफरेंट हो गई, ठीक है। लेकिन जब यहां से बॉन्ड टूटा तो ये बराबरी से टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसको कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, होमोलाइटिक फिजन का मतलब होता है कि बॉन्ड बराबरी से टूटा है। होमो का मतलब होता है एक जैसे, लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एक जैसे स्पीशीज बने बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। तो यहां पर होमोलाइटिक फिजन हुआ बिटवीन टू एटम्स टेक प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज। क्यों है रिएक्टिव, क्योंकि भाई इनको मजा लगा हुआ था स्टेबल रहने का, और अचानक से बॉन्ड टूटने के बाद, ये फ्री रेडिकल ये वाला है, अचानक से बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए, अचानक से अनस्टेबल हो गए। अब जब अनस्टेबल हो गए तो भाई क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, फिर तो आप रिएक्शन ही करेंगे सीधा सीधा सामने वाले के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास फ्री रेडिकल हो गए। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, वो पढ़ लेते हैं जल्दी से,
ठीक है, आ जाइए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम और आयन का डिफरेंस है, ऑफ एन एलिमेंट। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम अकेला भी रह सकता है और किसी के साथ मिलजुल के भी रह सकता है, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ये या तो किसी से टूट के बनते हैं और टूट के बनने के बाद फौरन से किसी से दोबारा से जुड़ जाते हैं, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम, ठीक है, यहाँ पे लिखा सोडियम, अभी न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं सोडियम पॉजिटिव, तो भाई ये पॉजिटिव कहां से आया इसके ऊपर, किसी ने किसी को तो दिया है, इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, हवा में थोड़ी निकाल दिया, किसी ने गेन भी तो करा। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सी दूर क्लोरीन नेगेटिव भी बैठा हुआ होगा या कोई भी नेगेटिव बैठा हुआ होगा, लेकिन होगा आसपास कोई ना कोई नेगेटिव होगा जिसने इसका निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन पकड़ा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, आयन हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान डिफरेंस। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट, मॉलिक्यूल सबसे छोटा पार्टिकल है केमिकल एलिमेंट का, और कंपाउंड दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूलर आयन क्या है, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको। मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज ऑलवेज न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पीशीज, भाई चार्ज आ गया ना, चार्ज आ जाए या रेडिकल बन जाए, स्पीशीज रिएक्टिव हो जाती है। जो भी एलिमेंट है, जो भी आइटम है, वो शदीद रिएक्टिव हो जाता है सामने वाले के साथ, जो भी आ जाए बॉन्ड बनाना है उसको, अपने आप को स्टेबल करना है उसे, ठीक है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कंबाइन होने से बनता है। मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आयोनाइजेशन का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन दे दो एक्स्ट्रा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन ले लो, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आयन और फ्री रेडिकल का डिफरेंस। आयंस आर एटम विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल आर द एटम्स विद ओल्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐड, अब ऑड नंबर, ये ओल्ड नहीं लिखा, सॉरी ऑड लिखा हुआ है। ऑड का मतलब क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो तीन होंगे। अब अगर तीन है, अगर मैं कहूँ कि भाई एक एलिमेंट के बाद तीन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो भाई दो ने पेयर बना लिया, एक को अकेला छोड़ दिया, तो अब ये क्या है, अनपेयर्ड है, पेयर ही नहीं करा हुआ इसने किसी से, तो ये क्या करेगा, ये रिएक्टिव कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, आयन एग्जिस्ट इन क्रिस्टल और सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशंस। आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयन को कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट के प्रेजेंस से, जबकि फ्री रेडिकल बनता है लाइट की प्रेजेंस में, आगे चल के पढ़ाऊंगा रिएक्शन आप, लाइट की प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स देख लेते हैं भाई। मॉलिक्यूल की यहाँ पे 6 टाइप्स लिखी हुई है, कौन कौन सी लिखी हुई है, आ जाओ देखते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के भाई एक एटम वाला मॉलिक्यूल है, और ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स होते, ये नोबल गैसेज होती हैं, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A को कहा जाता है नोबल गैसेस, और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी से रिएक्शन नहीं करते, ग्रुप 8A, ठीक है। ग्रुप 8A को कहा जाता है क्या, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम आ गए, ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, ये रहा। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम आ गए, जैसे कि वाटर आ गया, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम आ गए, जैसे कि भाई C6H12O6, 6 6 12 और 6, यानी कि 24 एटम है इसमें। अब ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, 24 एटम वाला, ठीक है। अच्छा जी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब मैंने अभी बताया आपको, क्या मतलब होता है, सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम क्या हो, सेम हो, जैसे कि H2O2 P4 S8, ठीक है। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स मौजूद हो, जैसे कि CO2 H2O NH3, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास मॉलिक्यूल की टाइप्स आ गए। अब हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, ये हम बिल्कुल एंड में करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले हम करेंगे मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर और उसके न्यूमेरिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाम है मोल, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास
ग्राम फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड एवोगैड्रोस नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी से बता देता हूं मैं आपको कि यहीं से ही न्यूमेरिकल बनेंगे, यहीं से ही बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनेंगे। और पेपर से, बोर्ड एग्जाम से इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने पहले मैं आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल भी बता दूंगा कि इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके पास बोर्ड में आने वाला है, ठीक है भाई। और जो बच्चा भी हमारे बैच में ऐड होना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक लगा हुआ है हमारे व्हाट्सएप का, उस पर जाके क्लिक करें, आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पे जाके आप हमें कह दीजिए कि मुझे अपने 100% स्कॉलरशिप बैच में ऐड कर लें, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी, पोर्टल के ऊपर भी, सही है। चलिए भाई आ जाए। सबसे पहले तो देखो, मोल मैंने जब चैप्टर स्टार्ट कर रहा था ना, तो उसी वक्त मैंने आपको मोल की एक हल्की सी डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं जरा वापस से मोल के ऊपर कि भाई मोल क्या चीज है। मोल समझ लोगे ना, आगे जिंदगी आसान हो जाएगी, हर जगह आएगा ये, हर जगह आएगा, ठीक है। व्हाट इज मोल? मोल की बेसिकली डेफिनेशन है, इट इज अ यूनिट ऑफ मास, देखिए मास की यूनिट है, सही है। और फॉर्मूला है इसका, क्या डेफिनेशन इसकी क्या है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, सही है भाई। तो हमने कहा कि हमारे पास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो इसको क्या कहा जाता है? मोल कहा जाता है। अब एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बहुत डिटेल से देख चुके हैं ये चीज, ठीक है ना, बहुत डिटेल से देख चुके हैं। फॉर्मूला मास क्या होता है, बहुत डिटेल से इस चीज को भी देख चुके हैं। अब डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन पर आते हैं हम, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है बेटा, वो है 12 AMU। तो कार्बन का एक मोल भी 12 ग्राम का होगा, कार्बन का एक मोल 12 ग्राम का होगा, ठीक है। ये तो हो गया एटॉमिक मास की एग्जांपल, एटॉमिक मास की एग्जांपल। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल पर आ जाऊं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, अब ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे इसका, मैं आपको बता चुका हूं। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है, क्या आंसर आएगा? 2। कितने सल्फर है? 1 सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? 32, क्या आंसर आ जाएगा? 32। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। और 4 ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो भाई 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 होता है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आएगा बेटा आपके पास? जल्दी से कर लो, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, ठीक है। 4 1 जा 4 प्लस 2, क्या आ जाएगा? 64। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 64। 4 मल्टीप्लाई बाय 16, यहां पर आंसर आ जाएगा आपके पास 64। अब 64 में 34 प्लस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा? 98। तो ये चीज मैं आपको पहले भी करना सिखा चुका हूं, मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैंने पीछे ही समझाई ये चीज। तो अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया है 98 AMU। तो भाई H2SO4 का एक मोल कितने ग्राम का होगा? 98 ग्राम का होगा। एक मोल कितने ग्राम का होगा? 98 ग्राम का होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो सवाल कैसे आएगा, यहां से आपको मास लिख के दे दिया जाएगा और आपसे मोल पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा सवाल आएगा, सीधा सीधा, ठीक है। अब यहां पे ये सारी बातें करेंगे। अब देखो जैसे ये हमारे पास सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम, सही है। सवाल को प्रॉपर तरीके से करते हैं जिस तरीके से बोर्ड में करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया, डाटा, डाटा में सिर्फ दिया हुआ है हमें क्या? मास ऑफ सोडियम। सोडियम का मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। और पूछा हुआ क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बता दें,
तो बेटा एक फॉर्मूला याद रखना है आपने हमेशा, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी मास दिया हुआ है उसको डिवाइड करवा दें इससे, एटॉमिक मास से अगर एटम के मोल्स पूछे जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास से अगर मॉलिक्यूल के मोल्स पूछे जा रहे हैं, या फिर फॉर्मूला मास से अगर किसी आयोनिक कंपाउंड का मोल आपसे निकालने को कह दिया गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा इसका, सॉल्यूशन आप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपने लिखा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को n लिखते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास, जो मास सवाल में दिया हुआ है हमें, गिवन मास। अब सोडियम क्या है बेटा, सोडियम एटम है, तो नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा जी, गिवन मास क्या था, गिवन मास था 40, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, डिवाइड करा दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.73 मोल्स। ठीक है, तुम्हारे पास आ गया आंसर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.73 मोल्स। अब मुझे बताओ, इससे भी आसान जिंदगी में कोई चीज हो सकती है, इससे भी आसान कोई चीज है जिंदगी में, ये आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने मास से क्या बना लिए, मोल्स बना लिए, यानी कि गिवन मास को डिवाइड करवाया किससे, एटॉमिक मास से, क्योंकि यहाँ सोडियम था। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल होता तो मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कराता। ठीक है, अब आओ देखो, मिसाल के तौर पे हमारे पास नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो क्या है, देखो, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। अब देखो उल्टा सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है उल्टा। अब कह रहा है मोल्स दे दिए 4, CO2 के 4 मोल्स, उसका मास बता दो। चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर डाटा क्या बनेगा, डाटा बनेगा आपके पास, आपको दिए हुए हैं नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, सवाल में दे दिया 4 मोल्स किसके, CO2 के, ऑफ CO2। हमें क्या बताना है, मास ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा, और निकालना मैंने आपको सिखा दिया। कैसे निकालेंगे हम इसको, हम ऐसे निकालेंगे, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, कितने कार्बन है यहाँ पर, एक ही कार्बन है, क्या आंसर आएगा 12। ऑक्सीजन एटॉमिक मास क्या होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, क्या आंसर आएगा 32, प्लस कर लो, प्लस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU। ठीक है, अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन यहां पे करते हैं। बेटा फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, तो हम नीचे क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास रखेंगे, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब भाई मोल्स तो सवाल में दिए हुए ना, मोल्स तो सवाल में दिए हुए, तो मोल्स की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर क्या आ गया, गिवन मास, अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला आपने 44 निकाला, इस 44 को इधर ले जाओ, यहां पे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास मास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, अब जब 4 मल्टीप्लाई बाय 44 करोगे बेटा तुम्हारे पास आंसर आएगा 176, क्या आंसर आएगा 176। तो मास क्या आ गया हमारे पास, मास आ गया हमारे पास 176 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल्स का मास 176 ग्राम होता है, ये आंसर। अब बताओ इससे भी कोई आसान चीज हो सकती है जिंदगी में, आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो बेटा ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के न्यूमेरिकल थे। ठीक है, अब अगर तुम नीचे आ जाओ थोड़ा सा, तो यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है मोल मास कैलकुलेशन।
यहाँ पर भी सेम तरीके के सवालात हुए हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास। वही बात करी हुई है यहाँ पर भी। अब देखो नीचे जो एग्जांपल दी हुई है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर, अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैव 8.5 ग्राम वेट, ठीक है, सिल्वर का कॉइन है, उसका वेट कितना है 8.5 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। अब क्योंकि सिल्वर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल तो नहीं है, तो एटम है तो एटॉमिक मास रखेंगे। अब सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 107, ठीक है, या तो ये सवाल में गिवन होगा या तो पेपर के एंड पर गिवन होगा, ठीक है, ये एटॉमिक मासेस। हमने क्या करा 8.5 को ऊपर रखा, 107 से डिवाइड करवाया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये नीचे भी उस तरीके का ही सवाल दिया हुआ है आपको, सही है। तो ये तो हमारे पास हो गए मोल के सवालात। अब हम जाएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक एवोगैड्रोस नंबर की तरफ, उसके सवालात करते हैं। आ जाओ, एवोगैड्रोस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सवालात बनते हैं पेपर में, बार बार कह रहा हूं। एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, आ जाइए। तो एवोगैड्रोस नंबर क्या है, सबसे पहले तो ये समझें। देखो बेटा, एक साइंटिस्ट गुजरा था, नाम था एवोगैड्रोस, ठीक है, और उसने 3 बहुत ही हैरानकुन बातें करी थी, सही है। पहली चीज उसने ये कही थी कि भाई दुनिया की किसी भी चीज का एक मोल ले लो, दुनिया की किसी भी चीज का XYZ, उसका एक मोल ले लें, उसके एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। दूसरी बात, पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, मिसाल के तौर पे अगर मैं कार्बन का एक मोल ले लूं, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन के अंदर एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे, ठीक है। अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर ले लूं, 1 मोल ऑफ वाटर, अब वाटर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पर 1 मोल ऑफ एनी आयन ले लूं, ठीक है, किसी भी आयन का एक मोल ले लूं, मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है, F माइनस, फ्लोराइड आयन का 1 मोल, ठीक है, तो इसमें 6.02 10⁻23 आयन्स होंगे, सही है। और अगर मैं 1 मोल ऑफ एनी रेडिकल ले लूं, ठीक है, किसी भी रेडिकल का एक मोल ले लूं, तो उसमें 6.02 10⁻23 रेडिकल होंगे, सही है। मिसाल के तौर पे हमने ले लिया क्लोरीन रेडिकल, तो इसमें 6.02 10⁻23 रेडिकल्स होंगे। तो भाई आप दुनिया में किसी भी चीज का एक मोल ले लें, उसमें 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसको पता नहीं उसने कैसे गिना उस टाइम पे, लेकिन गिन लिया भाई, ठीक है। अब ये 6.02 10⁻23 का मतलब यह है कि अगर ये 2 पॉइंट में आगे की तरफ बढ़ा दूं यहां पर, तो ये बन जाएगा 602 10⁻21, यानी कि 602 के बाद 21 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि पता नहीं उस टाइम पे हजरत ने कैसे गिनी, लेकिन गिन ली, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दुनिया की किसी भी चीज के एक मोल में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव के वो चीज क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब मैं कार्बन की जगह यहां पे नाइट्रोजन ले लूं, मैं यहां पर ऑक्सीजन ले लूं, मैं यहां पर क्लोरीन ले लूं, ठीक है, यहां वाटर की जगह मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, कुछ भी एक मोल होना चाहिए, तो एक मोल में 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब इस वैल्यू को कहा क्या जाता है,
बेटा इस वैल्यू को नाम दिया जाता है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एवोगैड्रोस नंबर, सही है। यानी कि हमारे पास 6.02 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर है, और इसको शो कैसे किया जाता है, इसको हम शो करते हैं कैपिटल N और A के साथ, ठीक है। ये एवोगैड्रोस नंबर का सिंबल है, डिनोशन है, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। दूसरी बात उन हजरत ने क्या करी, दूसरी बात एवोगैड्रोस भाई ने करी कि भाई दुनिया की कोई भी गैस ले लो, ठीक है, एनी गैस, ठीक है, या फिर ऐसा कर ले 1 मोल ऑफ एनी गैस, दुनिया की किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस will acquire 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। दुनिया की कोई भी गैस ले लो, उसका 1 मोल 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एक्वायर करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई 1 मोल लिया मैंने, किस किस का 1 मोल लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 का, NH3 का, ठीक है, और इसके अलावा Cl2 का, ठीक है। अब ये 4 गैसेज हैं, ये चारों गैसेज हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन गैस है, ये अमोनिया गैस है, और ये क्लोरीन गैस है। इन चारों का 1-1 मोल ले लिया, तो बेटा इन चारों का वॉल्यूम भी क्या होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब यहां से ना 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और दूसरा फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम का, ठीक है। आ जाओ देखो, तो सबसे पहले हमने कहा भाई एवोगैड्रोस से 2 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। पहला बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें पार्टिकल की जगह तुम एटम भी लगा सकते हो, मॉलिक्यूल भी लगा सकते हो, आयन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर जितने पार्टिकल है, तो भाई मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर से, आपके पास ज्यादा मोल्स के भी आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एन, दिस एन इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो बनता है यहां से वो ये बनता है वॉल्यूम ऑफ गैस का, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है, तो 10 मोल का क्या होगा 22.4 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल जितने भी हैं उनको 22.4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो तुम्हारे पास गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये 2 फॉर्मूले भैया आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से सारे न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होंगे। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपने, ठीक है। अब आ जाओ हम जरा एवोगैड्रोस नंबर का न्यूमेरिकल करते हैं। देखो भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कह रहा है 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम है, इसमें एटम का नंबर बता दो कितना होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वेश्चन, डाटा बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। डाटा क्या है, डाटा है हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.2 ग्राम्स। बताना क्या है नंबर ऑफ एटम्स। आपने कहा सर ऊपर जो आपने फॉर्मूला बताया ना, इसके अंदर मास का जिक्र ही नहीं है, यहाँ पे तो आपने मोल्स रखे हुए। मैंने कहा हाँ ना, तो पहले मोल्स निकालो फिर इस फॉर्मूले में रख दो, और मोल्स निकालने का तरीका मैं तुम्हें अभी इससे पिछले जो है वो टॉपिक में समझा चुका हूँ, ठीक है। आ जाओ देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैल्शियम के मोल्स बनाएंगे, सही है। सबसे पहले हम कैल्शियम के मोल्स बनाएंगे, ठीक है। फॉर मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के मोल्स बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास जो सवाल में दिया हुआ है अपॉन एटॉमिक मास। अब ये बात तो पूरी दुनिया को ही पता है, ये आपको भी सिखा चुका हूं मैं, मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम बात करें यहां पर कि भाई 9.2 को डिवाइड कराना है कैल्शियम के एटॉमिक मास से, ठीक है। देखिए गौर कीजिए,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना मास दिया हुआ है 9.2, डिवाइड कराओ कैल्शियम के एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40, ठीक है। तो जब तुम 9.2 को 40 से डिवाइड कराओगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.23, 0.23 आंसर आ गया। ये क्या निकला है अभी, ये निकले हैं नंबर ऑफ मोल्स। इन नंबर ऑफ मोल्स को हम उठा के रख देंगे कहां पर, एवोगैड्रोस के फॉर्मूले में, ठीक है। आ जाओ देखो यहां पे लिखा हमने फॉर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। अब आइए नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करा हमने, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स कितने निकाले बेटा अभी हमने 0.23, 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। आपने कहा सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, आपने करना ये कि आपने सिर्फ इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 0.23 को मल्टीप्लाई करा दो 6.02 से, सही है। आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.384 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ये वाली वैल्यू एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ये हो गया आपके पास आंसर, सीधा सीधा सा आंसर आपका, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, देखो बुक का आंसर 1.348 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। आसान है, ठीक है ना। बुक ने यहाँ पर एक ही स्टेप में इसको जोड़ दिया है, मैंने यहाँ पर खोला है ताकि आपको समझ में आती रहे कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब आ जाओ मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, अब देखो उल्टी बात कर रहा है, अब आपको एटम्स यानी कि ग्राम देके कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो, कितने, 8 ग्राम में, 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कर लेते हैं, आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, डाटा, डाटा बनाया, क्या दिया हुआ डाटा आपको, मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बता दो एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दो। अगर ये सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहता ना भाई, तब भी हमें मोल्स तो निकालने ही पड़ते हैं इसके, ठीक है। तरीकेकार क्या है, तरीकेकार ये है कि अगर आपको मास दिया हुआ है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रेड से लिख देते हैं। अगर आपको मास दिया हुआ है तो आप मास से मोल्स बनाओगे और मोल से बनाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल यहां पे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल भी आ सकता है, एटम भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको उल्टा जाना है तो आप उल्टा भी जा सकते हैं, यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल देके आपसे मास पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल्स बनाओ और फिर मोल से मास बनाओ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है, ये याद रखनी है, ठीक है। यहां पे स्टार बना रहा हूं, ये याद रखना है आपको, सही है। अब आ जाओ जरा सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस, ठीक है। अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो भाई यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फॉर मोल्स ऑफ C6H12O6, C6H12O6 के सबसे पहले क्या बनाने, मोल्स बनाने, ठीक है। अब आइए मोल्स बनाते हैं इसके। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। आपने कहा सर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मैंने कहा बेटा निकाल लो, 2 मिनट की तो बात है, सिखा चुका हूं तुम्हें कैसे निकलेगा। आ जाओ यहीं पर ही कर लेते हैं, डाटा में ही कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब आओ देखो यहां पर हमने क्या करा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, कितने कार्बन है 6, ठीक है। क्या आंसर आएगा 72, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1,
कितने हाइड्रोजन है 12, क्या आंसर आएगा 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 6, क्या आंसर आएगा जल्दी से कर लो 16, 6 6 6 जा 36, ठीक है 6 1 जा 6 और 3 96, तो ये आ गया आपके पास क्या 96। अब इसको प्लस कर लो 96, ठीक है। आपने कहा सर जल्दी से प्लस कैसे करेंगे इसको, जल्दी से करने की टेक्निक बता दें हमें, मैंने कहा कोई मसला वाली बात नहीं है, क्या लिखा हुआ है 72 प्लस 12 प्लस 96, यहाँ से 2 इसमें ऐड करो, यहाँ से 2 इसमें ऐड करो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 70, 70 और 10 80, 80 और 10 100, ये हो जाएगा 180, ठीक है ना 180 हो गया। तो यहां पर हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया बेटा 180 AMU, ठीक है, ये ग्लूकोज का आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में रख दो इसे, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ था 8 ग्राम सवाल में, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, तो अगर तुम 8 को 180 से डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 0.04, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए 0.044 मोल्स। अब ये आपने मोल्स निकाल लिया, यानी कि आपने अपने सवाल का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सही। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करोगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगाड्रोस नंबर लगा दोगे, सही है। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। क्या होगा यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। अब देखो 0.44 को मल्टीप्लाई करा दो 6.02 से, ठीक है, क्या आंसर आएगा 2.6, 0.26। तो यहां पर आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.267 और ये 10⁻23 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब आपने कहा नहीं सर एक काम करना है, इस पॉइंट को यहां से आगे ले जाएं इधर, मैंने कहा सही है कोई मसला नहीं है, वैसे तो ये आंसर सही है बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अक्सर कहते ये हैं कि आप एक डेसिमल के बाद पॉइंट पे ले जाएं, मतलब यानी कि पॉइंट डेसिमल को एक फिगर के बाद लिखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को एक नंबर आगे लेके जाऊंगा तो यहां से एक वैल्यू कम हो जाएगी, ये हो जाएगा 2.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। ये भी बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसमें, दोनों आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है, ये दोनों ही आंसर है, सही है बेटा। तो इस तरीके से ये सॉल्व होंगे। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, देखो 2.4, अब यहाँ पे 2.4 क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पूरी वैल्यू रखी है, ठीक है। 2.40 10⁻22 देखो वही आ रहा है जो हमने निकाला, सही है। हमने 2.67 निकाला क्योंकि हमने पूरी वैल्यू रखी 0.44444, ठीक है। अगर हम हल्की वैल्यू रखते, कम वैल्यू डालते तो बेटा वो आंसर फिर जो है वो आपका ये आ जाता, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इसके बाद हमारे पास ये मोल मास कैलकुलेशन तो हो गया था, मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन, लास्ट मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन ये कर लेते हैं। चलो भाई अब हम देख रहे हैं कि भाई मोल्स को वॉल्यूम में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं एवोगाड्रोस का फॉर्मूला, ठीक है, मोल टू वॉल्यूम कन्वर्जन, सही है। सबसे पहले तो एवोगाड्रोस का फॉर्मूला लिख देते हैं भाई यहां पर, सही है। अगर मुझे किसी भी गैस के का वॉल्यूम निकालना है और मुझे उसके मोल्स पता है तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है ना भाई, क्योंकि एवोगाड्रोस ने क्या कहा था कि दुनिया की तमाम गैसेस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करा देना है 22.4 से, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। अब आ जाओ जरा सवाल देखते हैं, सवाल क्या है भाई मोल टू वॉल्यूम का, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा लीटर जो है ना बेटा इसी को डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब कहा जाता है, यहां लिख देता हूं, डेसीमीटर क्यूब कहो या लीटर कहो बात एक ही है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस, कह रहा है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर 0.45 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड को
रिएक्ट करवा दिया जाए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आसान सी इक्वेशन है, कह रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कैसे बनेगी? जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे बन जाएगी हमारे पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले तो भाई बैलेंस कर लो, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो। यहां पे लगाएंगे 2, ठीक है, और यहां पर भी लगाएंगे 2। क्यों? देखो, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, और 2 2 जा 4 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब एक अक्लमंद बच्चा क्या देख रहा है? वो ये देख रहा है कि भाई सवाल में डाटा क्या दिया हुआ है? सवाल में डाटा दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स, बस, और कुछ भी नहीं दिया हुआ इसके अलावा। और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी बता दो, ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितने दिए हुए हैं? दिए हुए हैं 0.45, ठीक है, 0.450, ये मोल्स दिए हुए। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है मास, सॉरी वॉल्यूम, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड, जो CO2 गैस बनी है इसका वॉल्यूम बताना है हमें। अब थोड़ा सा रूटीन से हटके सवाल है, और ये इसी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, क्योंकि ये रूटीन से हटा हुआ सवाल है थोड़ा सा, ठीक है, 9th क्लास के बच्चे के लिए। अब आइए जरा देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले इन सवालात में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है, सबसे पहले, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? इक्वेशन थी 2CO प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 में। अब बेटा मेरी एक बात गौर से सुनना, जो समझाना चाह रहा हूं, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये बताता है मोल्स को, इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, और ये मोल्स के बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो अगर हम यहां पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन अगर हम देखें इसको, तो इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बनाएंगे। इक्वेशन से दिख रहा है, हमें नजर आ रहा है हमें इक्वेशन से। तो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.45 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना वॉल्यूम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का? भाई पहले तो मोल्स निकालोगे ना। देखो फॉर्मूले में हमने क्या रखा है वॉल्यूम निकालने के लिए? वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूले में हमें पहले मोल्स निकालने, फिर उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकालेंगे। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बना रहे हैं इक्वेशन के अंदर, सवाल के अंदर कितने दिए हुए? 0.45। तो भाई 0.45 ही बनेंगे ना इसके भी। अगर इसके दो बना रहे हैं तो इसके 0.45, इसके 0.45 बनेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई? यहां से हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.45, ये आ गया मोल्स। अब इसको उठा के वॉल्यूम के फॉर्मूले में डाल दो, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना। यहां पे लिखा हमने फॉर वॉल्यूम ऑफ CO2, क्या करा हमने यहां पे हमने ये करा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.45 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब तुम 0.45 को 22.4 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? 0.45 मल्टीप्लाई बाय 22.4, आंसर आ जाएगा 10.08, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास? V इज इक्वल टू 10.08, और यूनिट तुम लीटर भी लगा सकते हो, तुम डेसीमीटर क्यूब भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब मुझे बताओ इससे आसान भी कोई चीज है? इससे आसान भी कोई चीज है? ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है? 10.08, यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, आप लीटर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो बेटा यहाँ पर इस चैप्टर के तमाम टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर होते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। ये होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, लाजमी तमाम बच्चे मुझे ये होमवर्क व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2, 3, 4, 5
लाजमी तमाम बच्चे ये होमवर्क मुझे व्हाट्सअप करेंगे। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया हमारे पास, वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन, और ये टॉपिक अभी नहीं करेंगे हम। वजह क्या है, ये टॉपिक हम करेंगे अपने वर्कशॉप में, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन होगी वर्कशॉप में डिटेल से, ठीक है। और वर्कशॉप कब आएगी, बोर्ड एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले आ जाएगी, ठीक है। और उस वर्कशॉप में हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेजन A to Z पूरा कवर करेंगे। सही है भाई। तो ये 4 सवाल आपने मुझे करने हैं होमवर्क, लाजमी तमाम बच्चों ने करने, और जहां पे फंसो वहां पर फौरन से पूछो। किस वो नंबर व्हाट्सएप करोगे, 0308 077 333 या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे पहला ही लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करो, व्हाट्सएप पर आ जाओगे तुम हमारे, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा पूरा A to Z चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। तमाम चीजें बहुत डिटेल से, बहुत ज्यादा डिटेल से आपको करवा दी हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने आसपास जितने स्टूडेंट्स हैं सबको बताइए कि 100% स्कॉलरशिप पे बैच स्टार्ट हो चुका है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक लगा हुआ है उस पर व्हाट्सएप करें और इस बैच में ऐड हो जाएं, ठीक है। जो बच्चा अभी ऐड हो गया, फिर उसके लिए आगे की तमाम चीजें जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।